सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है, जहां बीजेपी को हराने के लिए सभी पार्टियां समाजवादी पार्टी का साथ दें। सभी पार्टियां बड़ा दिल दिखा करके एक साथ एकजुट हो। जो भी बीजेपी को हराना चाहती हैं उन्हें साथ आना होगा, हम उनका सम्मान करेंगे। 23 जून को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, ऐसी उम्मीद जताई है अखिलेश यादव ने। तो समाजवादी पार्टी की ओर से अध्यक्ष अखिलेश यादव का यह कहना है कि जितनी भी पार्टियां चाहती हैं कि बीजेपी न रहे सत्ता में, ऐसी पार्टियों को साथ आना होगा। और देखिए, 2024 के चुनाव की तैयारी में जुटी समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल में बूथ लेवल पर ट्रेनिंग शुरू की है। इसी के तहत आज वाराणसी में समाजवादी पार्टी के कई नेता, कई विधायक सपा के बूथ स्तरीय नेताओं को 2024 के लोकसभा चुनाव की ट्रेनिंग देंगे। बीते दिनों लखनऊ में कई दिनों तक चले महामंथन के बाद सभी जिलों के नेता और प्रभारियों को यह जिम्मेदारी सौंप दी गई है। सपा के इस ट्रेनिंग अभियान में सपा के नेता बूथ को किस तरीके से मजबूत करें, जिन वोटर के नाम वोटर लिस्ट में नहीं है उनके नाम को कैसे जुड़वाएं, बूथ के स्तर पर सपा का प्रचार कैसे किया जाए, और कई ऐसी चीजें हैं जिसे सेक्टर प्रभारी बूथ अध्यक्षों को बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। तो लखनऊ से जो एक मसौदा तैयार हुआ है कि किस तरीके से 24 के चुनाव में अपने योद्धाओं को तैयार करना है, उसे अब ग्राउंड पर उतारने की तैयारी दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी की ओर से 24 की तैयारी अब तेज है। जो फॉर्मूला तैयार किया गया था, जिस तरीके से ट्रेन करना है बूथ के लेवल पर, अब उन्हें ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। तो देखिए, अखिलेश की जीत का फॉर्मूला क्या है, थोड़ा आपको समझाते चले। पहला फॉर्मूला यह है कि ट्रेनिंग के जरिए बूथ को मजबूत किया जाए। दूसरा फॉर्मूला यह है कि पीडीए फॉर्मूला बनाया जाए, यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पीडीए, ये गठजोड़ है। तीसरा फॉर्मूला है मुस्लिम और यादव के गठजोड़ का, एमवाई समीकरण। चौथा फॉर्मूला है सॉफ्ट हिंदुत्व का, और पांचवा फॉर्मूला है वोटर लिस्ट से जो नाम कट गए हैं उन्हें जोड़ दिया जाए। छठा फॉर्मूला है गांव-गांव जाकर के मतदाताओं से संवाद स्थापित किया जाए, कम्युनिकेट किया जाए। सातवां फॉर्मूला है विपक्ष को एकजुट करना है, और आठवां फॉर्मूला है 80 को हटाओ भाजपा को हटाओ, ये नारा दिया गया है। नौवां फॉर्मूला है जातीय जनगणना। 10वां फॉर्मूला है संगठन मजबूत, हर एक सीट पर जीत। तो कुल मिलाकर के इन 10 फॉर्मूलों को जब इजाद कर लिया गया है तो इस पर काम करने की शुरुआत भी हो चुकी है, कम से कम समाजवादी पार्टी की ओर से। आइए चलिए लिए चलते हैं आपको वाराणसी। हमारे सहयोगी नवीन जुड़ चुके हैं और उन्हीं से जानकारी लेते हैं कि कम से कम काशी में किस तरीके की हलचल देख पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के खेमे से जो जानकारी आ रही है दर्शकों से साझा करें नवीन। जी, इसने लता, दरअसल लखनऊ में जो महामंथन बैठक चली समाजवादी पार्टी की, उस बैठक के बाद हर जिले के प्रभारियों को और हर जिले के उच्च नेताओं को जिम्मेदारी दी गई कि अपने क्षेत्र के सेक्टर प्रभारी और बूथ को मजबूत किया जाए। लिहाजा उसी कड़ी में सेक्टर प्रभारी और बूथ अध्यक्षों को ट्रेनिंग देने का कार्यक्रम की शुरुआत आज समाजवादी पार्टी कर रही है, जो वाराणसी से कर रही है। क्योंकि वाराणसी से पूर्वांचल की 26 सीटों पर असर डाला जाता है, लिहाजा तमाम बड़े नेता वाराणसी में आज समाजवादी पार्टी के रहेंगे, चाहे एमएलसी या पूर्व सांसद या फिर कई विधायक मौजूद रहेंगे जो इस ट्रेनिंग में शामिल रहेंगे। और उन लोगों के द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे आप अपने बूथ को मजबूत करें, बूथ पर कैसे वोटर खींच के ले आएँ। अगर वोटर कार्ड में नाम नहीं है उनका तो उनको वोटर कार्ड में नाम उनका डलवाएं। तो तमाम बिंदुओं पर आज ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसकी शुरुआत आज वाराणसी में। और बनारस से शुरुआत करने के पीछे की मंशा क्या रही है? क्या कोई खास तरीके का प्लान है? पूर्वांचल को फोकस करना चाह रही है तो सबको पता है, अगर बनारस आ रहे हैं मतलब पूर्वांचल की 26 सीटों पर नजर है। लेकिन इसके अलावा कोई और चीज या कोई बड़ा पत्ता है जिसे लेकर के अब समाजवादी पार्टी में हलचल? जी बिल्कुल, क्योंकि वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र और यहाँ से सपा पिछले 2 चुनाव में लगातार जिस तरह से हार रही है, बुरी तरह से हार रही है, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो। विधानसभा के 8 सीटों पर बुरी तरह से समाजवादी पार्टी की हार हो रही है। इसके साथ साथ लोकसभा के चुनाव में भी बुरी स्थिति में समाजवादी पहुंच जा रही है। तो उस स्थिति को सुधारने के लिए समाजवादी पार्टी ने बनारस से शुरुआत इस की है। लिहाजा तमाम बड़े नेता आज बनारस में पहुंचेंगे समाजवादी पार्टी के, चाहे एमएलसी हो, चाहे विधायक हो या फिर सांसद हो। प्रधानमंत्री के क्षेत्र से इसकी शुरुआत की जा रही है, ताकि बनारस में अगर समाजवादी पार्टी मजबूती दिखाएगी तो
तो कहीं ना कहीं इसका असर पूर्वांचल के बाकी जिलों में भी पड़ते हुए देखने को मिलेगा। इसी वजह से आज समाजवादी पार्टी की जो इस ट्रेनिंग की शुरुआत हो रही है वो बनारस से हो रही है, उसका सीधा सीधा असर पूर्वांचल की बाकी 26 सीटों पर देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि बनारस प्रधानमंत्री का क्षेत्र है और भाजपा यहाँ पर लगातार लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए नवीन की छत्रपों का पूर्वांचल में, खासकर सुभासपा का जिस तरीके से पिछली बार चुनाव लड़े, विधानसभा चुनाव का जिक्र कर लीजिए, तो जिस तरीके के रिजल्ट आए थे ये पता था कि सुभासपा का भी प्रभाव क्षेत्र है। क्या उसे काउंटर करने के लिए समाजवादी पार्टी की अपनी कोई रणनीति है? जी बिल्कुल, सुभाषपा का प्रभाव जरूर देखने को पूर्वांचल में मिलता है, क्योंकि जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर ये दावा भी करते रहते हैं कि पूर्वांचल में अगर जिस पार्टी को जीतना है तो सुभाषपा के संपर्क में वो आते हैं, लिहाजा सुभाषपा का प्रभाव जरूर देखने को मिलता है। और जिस तरह से सुभाषपा से भाजपा के बीच की दूरी जो नज़दीकी बढ़ी है उसका कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को असर देखने को मिल रहा है। लिहाजा यही वजह हो सकती है कि समाजवादी पार्टी इस जो ट्रेनिंग अभियान की शुरुआत करने जा रही है वो बनारस से करने जा रही है। लेकिन जिस तरह से प्रभाव अगर बात करें ओम प्रकाश राजभर की, तो पूर्वांचल की कई सीटों पर सुभाषपा अपना प्रभाव दिखाती है और चुनाव में भी इसका प्रभाव देखने को मिल गया। चाहे गाजीपुर की सीट ले लीजिए या फिर आजमगढ़ की ले लीजिए, तमाम सीटों पर सुभाषपा का प्रभाव रहा है। पूरी तरह से समाजवादी पार्टी सारी विधानसभा के वहीं वो प्रभाव, चाहे गाजीपुर चले जाइए, मऊ चले जाइए, तो यही वो प्रभाव क्षेत्र है जहां पर चुनौती सिर्फ बीजेपी ही नहीं है। अगर बीजेपी के साथ सुभाषपा जुड़ जाए तो काफी कड़ी टक्कर हो जाती है। ये बात अखिलेश अच्छी तरीके से जानते हैं। कौन कौन आएगा बड़े नेताओं में और इस बड़ी जिम्मेदारी को निभाने के लिए किन किन कंधों को चुना गया है? जी अगर नेताओं की बात कीजिए तो समाजवादी पार्टी के जो वाराणसी से एमएलसी हैं आशुतोष सिन्हा वो मौजूद रहेंगे, पूर्व सांसद रामकिशोर यादव जी मौजूद रहेंगे, कई विधायक रहेंगे, जौनपुर के विधायक रहेंगे, मछली शहर के विधायक रहेंगे। तो तमाम बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है और उन नेताओं को इस वजह से जिम्मेदारी दी गई है वो किस तरह से चुनाव जीत कर पहुँचे थे विधानसभा या वे संसद भवन किस तरह से पहुँचे थे। लिहाजा उनकी मौजूदगी में ये ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो ट्रेनिंग बताएं कि कैसे वो अपने वोटरों को खींच कर बूथ तक ले आए थे, फिर कैसे बूथ को मजबूत किया था। लिहाजा कितनी कड़े मुकाबले से गुजरने के लिए तैयार रहेंगे। बहुत शुक्रिया नवीन जानकारी के लिए। देखिए 2024 के चुनावों को लेकर सभी दलों की इसी तरीके की तैयारी, और कांग्रेस की अगर आप बात कर ले तो कांग्रेस भी यूपी में तेज तैयारी के साथ नजर आ रही है। कांग्रेस ने लखनऊ ऑफिस पर चुनावी मंथन के लिए एक बड़ी मीटिंग बुलाई है और इस बैठक में वर्तमान विधायकों के साथ साथ पूर्व सांसदों, विधायकों, पूर्व विधान परिषद सदस्यों को भी बुलावा गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दोपहर 2 बजे लखनऊ पार्टी ऑफिस में ये बैठक करने वाले हैं। कुल मिलाकर के 24 पर निगाहें सभी पार्टी की है। ऐसे में कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा दौर नहीं बीता है। अगर नहीं है, पिछले कुछ चुनावों को देखें आप तो 24 में 80 सीटें जो उत्तर प्रदेश से आती हैं, इस पर निगाहें रहेंगी। किस तरीके से चुनाव लड़ा जाए मजबूती से, इस पर रणनीति बनाई जाएगी। आज लखनऊ में हलचल है, कांग्रेस खेमे से भी बैठक बुलाई गई है। सभी बड़े नामों को इसमें आमंत्रित किया गया है। देखिए कांग्रेस के सामने क्या क्या चुनौती है इसे समझ लेते हैं। देखिए कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है 80 सीटों को जीतना। ऐसे ही नहीं कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से गुजरता है। खोए जनाधार को फिर से हासिल करना, खिसकते वोट बैंक को एकजुट करना और संगठन को फिर से मजबूती के साथ खड़ा करना। कांग्रेस के भीतर जो अंदरूनी कलह है उसे रोका जाए, हर लोकसभा सीट पर फोकस किया जाए, बूथ स्तर पर खुद को मजबूत किया जाए और मतदाताओं के बीच पैठ बनाना और उन्हें विश्वास दिलाना। लोकसभा के लिए जुटाऊ उम्मीदवार की तलाश भी कम चुनौती नहीं है कांग्रेस के लिए। हर जिले में पार्टी संगठन को फिर से खड़ा करना भी बहुत बड़ी चुनौती है। यूपी के 80 सीटों को यानी इतना बड़ा सूबा, यहाँ पर खोए जनाधार को पाना और अपने ही टूटे हुए संगठन को इकट्ठा करना, खिसकते वोट बैंक को एकजुट करना, ये तमाम चीजें अंदरूनी कलह को पार पाते हुए हर एक सीट पर फोकस कर पाना छोटी चुनौती नहीं है। इस तरीके से कांग्रेस के सामने पहाड़ है चुनौतियों का। खराब लगातार प्रदर्शन का रिकॉर्ड आइए आपके सामने रख ले, जहां पर प्रियंका और जहां 2012 के विधानसभा चुनाव की आप बात करें तो कांग्रेस के सिर्फ 355 में 28 उम्मीदवार जीते थे। 17 में आइए विधानसभा चुनाव का आप जिक्र करेंगे तो 114 उम्मीदवारों में सिर्फ 7 की जीत हुई थी। 2022 विधानसभा चुनाव को अगर आप देखें तो 399 उम्मीदवारों में जीत सिर्फ 2 की हुई थी।
अगर लोकसभा चुनाव की आप बात कर लें तो 2014 में चुनाव में सिर्फ 2 सीटें मिली थी कांग्रेस को और 2019 में सिर्फ 1 सीट मिली थी। सोनिया गांधी रायबरेली से जीती थी। तो इस तरीके से कहते हैं कि ग्रेजुअली जिस तरीके का परफॉर्मेंस ग्राफ आप अगर देखें कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में, तो वो गिरता चला गया है। इस बार की चुनौती यहां से ऊपर जाने की है, गिरने के लिए कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सिर्फ 1 सीट पर है कांग्रेस 2019 चुनाव में। तो कुल मिला के आप देखिए कि कांग्रेस क्या कर सकती है या बस कांग्रेस को ही सोचना होगा। हम लिए चलते हैं आपको, हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा कवर कर रहे हैं, उनके पास इनसाइड अपडेट है। आप बताइए कि जिस तरीके के ये चुनौतियों का पहाड़ है शैलेश, इसे पार पाने के लिए क्या रणनीति नजर आ रही है, आज क्या अपडेट है? श्रेता, देखिए आज राहुल गांधी का जन्मदिवस भी है और इसी अवसर पर कांग्रेस पार्टी मुख्यालय जो है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर पहले 2 बजे से कार्यक्रम होगा, जन्मदिवस मनाया जाएगा और उसके तुरंत बाद ये बैठक होगी जिसमें प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी जो है वो पार्टी के जो पूर्व सांसद हैं, चाहे वो राज्यसभा के रहे हो चाहे लोकसभा के, जो पूर्व विधायक हैं, जो पूर्व विधान परिषद के सदस्य हैं, वो रहेंगे। इसके अलावा मौजूदा विधायक जो हैं, क्योंकि अब सिर्फ 2 ही मौजूदा विधायक हैं उत्तर प्रदेश में, उनको भी कहा गया है आने के लिए, वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और उनके साथ ये बैठक महत्वपूर्ण होगी। 2024 की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। कांग्रेस देखिए, जैसा अभी आपने आंकड़ों में पूरी तस्वीर को देखिए बयां कर दिया क्या स्थिति है। 2019 के जो चुनाव थे महज 1 सीट, और वो भी जो पारंपरिक उनकी 1 सीट कही जा सकती है, खाली वो सोनिया गांधी की वजह से वहां पर पार्टी जीत पाई थी। लेकिन अगर 24 की बात करें तो स्थितियां जो हैं वो और खराब होती दिख रही है। जो वोट परसेंटेज 2022 का अगर आप देखें विधानसभा चुनाव में, वो 3% से भी नीचे चला गया है कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में, जो बसपा से भी बहुत कम है। बसपा लगभग 12 से 13% पे है और कांग्रेस 3% से भी नीचे आ चुकी है उत्तर प्रदेश में वोट परसेंटेज में। तो ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं, गवाही देते हैं कि स्थिति कितनी खराब है। और ऐसे में इन हालात में कांग्रेस को उबारने के लिए जितने भी जतन हो सकते हैं पार्टी करने की कोशिश पिछली बार तक तो हमने कुछ वक्त तक तो देखा कि प्रियंका गांधी जोर लगाती दिखी। क्या मान ले कि वो भी अब यहाँ पर मन उनका उठ चुका है, मोह भंग हो चुका है, क्योंकि अब वो काफी लंबे समय से नजर नहीं आती है लखनऊ में? बहुत अच्छा आपने सवाल किया स्नेहलता। अगर आप 2022 के पहले के जो बयान है प्रियंका गांधी के वो सुनेंगे तो हमें आज भी ध्यान है, जहां पर हम मौजूद हैं यहीं पर हमारी बात हुई थी प्रियंका गांधी से। एक सवाल हमने लिया था उत्तर प्रदेश में उनका आना जाना किस तरह रहेगा, तो उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश तो मेरा घर है। उसके बाद वो यहाँ पर कॉल हाउस में शिफ्ट भी हो गई थी। लेकिन आप 2022 के नतीजों के बाद की अगर बात करें, बल्कि नतीजे नहीं चुनाव के बाद की बात करें, तो एक शायद महिला दिवस का कार्यक्रम था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, शायद उनका आना हुआ था। उसके बाद यहाँ पर उनका आना नहीं हुआ। अगर घर था तो क्यों अपने घर से वो गायब दिख रही हैं? ये सवाल अब दूसरे दलों के नेता ही उनके ऊपर उठाने लगे। जहां तक बात की जाए 2024 की, तो देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस ये अब मानती है कि जिन राज्यों में वो मजबूती से, जैसे अभी हाल ही में कर्नाटक के चुनाव के नतीजे लीजिए, हिमाचल प्रदेश लीजिए, तो मेन फोकस अब कहीं ना कहीं वहां पर है। और जो शीर्ष नेतृत्व के बड़े चेहरे हैं, चाहे वो प्रियंका गांधी हो चाहे राहुल गांधी हो, वो भी वहां फोकस कर रहे हैं कि वहां पर स्कोप ज्यादा दिख रहा है। तो जितनी मेहनत उत्तर प्रदेश में करेंगे, समय देंगे, जहां पर अभी उनके लिए स्थिति अच्छी नहीं है, अगर उतनी मेहनत इन राज्यों में कर ली जाए तो सीटें ज्यादा निकाली जा सकती हैं। फिलहाल जो अंदर खाने पार्टी के नेता मानते हैं, कुछ इस तरह से चीजों को देख रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में, और इसीलिए देखिए एक चीज अभी कुछ दिन पहले वीपी गंगा ने बताई थी कि उत्तर प्रदेश में, हाँ कंप्लीट कर लीजिए जल्दी शैलेश, कंप्लीट कीजिए जी। तो श्रेता बिल्कुल वीपी गंगा ने बताया भी था कि उत्तर प्रदेश में जो प्रभारी है प्रियंका गांधी वाड्रा वर्तमान में, वो भी अपने पद को छोड़ सकती है और नया प्रभारी भी इसी कड़ी में दिया जा सकता है। यानी प्रियंका की भूमिका सिर्फ उत्तर प्रदेश तक नहीं रहेगी बल्कि पूरे देश भर में रहेगी और उत्तर प्रदेश को लेकर कुछ नई रणनीति कहीं ना कहीं अपना 100% देने के बाद भी जब रिजल्ट ना आए तो फीलिंग जो होती है वो गिव अप वाली होती है। अब वो कांग्रेस के लिए प्रियंका का ही है या सिर्फ एक मिथक है, इसे तोड़ करके वो नजर आएंगी या किसके कंधों पर जिम्मेदारी होगी, बड़ा सवाल है ये। बात करें कांवड़ यात्रा की, इसे लेकर के सीएम योगी की पश्चिमी यूपी पर पैनी निगाह है। इसी को लेकर के सीएम योगी ने 2 बड़े अधिकारियों को, अफसरों को कांवड़ यात्रा की तैयारी की कमान सौंप दी है। डीजीपी विजय कुमार और एसीएस होम संजय प्रसाद का नाम सामने आ रहा है, जो मेरठ आएंगे। मेरठ की सिद्धिपीठ औघड़नाथ मंदिर पर जलाभिषेक होगा और कमिश्नरी में कांवड़ यात्रा की तैयारियों पर
समीक्षा बैठक करेंगे। 5 मंडल के अधिकारी भी शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर के कांवड़ यात्रा की तैयारियों का श्री गणेश आज होना है मेरठ से औगरनाथ मंदिर में। ये दोनों अधिकारी न सिर्फ पहुंचेंगे बल्कि बाबा का आशीर्वाद लेकर के उनके आशीर्वाद के साथ ही एक मीटिंग जो बुलाई गई है मंडल प्रभारियों के साथ, उसमें बैठक करके पूरे रूट को, मैप को जांचेंगे, परखेंगे। और आज से ये माना जा रहा है कि इन दोनों अधिकारियों ने अपना चार्ज ले लिया है, मीटिंग के साथ शुरुआत कर देंगे। तो देखिए, कांवड़ यात्रा का काउंटडाउन शुरू है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। अगर आप बुलेट पॉइंट्स को देखें तो आपको दिखाई देगा कि 4 जुलाई 2023 से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होनी है। 31 अगस्त तक ये कांवड़ यात्रा चलेगी। कांवड़ यात्रा को लेकर के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। पश्चिमी वेस्टर्न यूपी पर खास फोकस रहता है। पश्चिमी यूपी में सुरक्षा के इंतजाम पर जोर रहता है। डीजीपी अधिकारियों के साथ इसी मद्देनजर बड़ी बैठक करेंगे, तैयारियों की समीक्षा करेंगे और यहाँ पर 5 मंडल के पुलिस के अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी चीज हो जाती है वो सुरक्षा व्यवस्था। कांवड़ को सुचारू रूप से ये यात्रा चलती रहे, इसे लेकर के ये देखा गया है कि सुरक्षा के पैने इंतजाम रहते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ मेरठ से हमारे सहयोगी सनुज जुड़ चुके हैं। सनुज से ही जानकारी लेंगे। आज बाबा का आशीर्वाद लेकर के, औगरनाथ का आशीर्वाद लेकर के मीटिंग का श्री गणेश होने वाला है। क्या इनसाइड अपडेट है आपके पास सनुज? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुरू से ही आपने देखा कि कांवड़ यात्रा को लेकर किस तरीके से पैनी नजर रखते हैं। हेलीकॉप्टर से भी कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की जाती है, सुरक्षा के बेहतर और पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा का पहरा रहता है। और आज इसीलिए मुख्यमंत्री ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने 2 बड़े अफसरों को भेजा है। ACS होम है वो यहाँ पर आ रहे हैं, जो DGP हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले ये लोग परतापुर से होते हुए सीधे सिद्धपीठ औगरनाथ मंदिर पहुँचेंगे और सिद्धपीठ औगरनाथ मंदिर में बाबा का जलाभिषेक करेंगे, उनसे कामना करेंगे कि जो कांवड़ यात्रा है उसकी तैयारियां पूरी हो जाएं, कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न हो जाए। और उसके बाद दोनों ही अधिकारी यहां मेरठ कमिश्नरी में एक महत्वपूर्ण बैठक लेंगे, जिसमें कांवड़ यात्रा को लेकर क्या तैयारी की जा रही है, इस बार कांवड़ यात्रा पर क्या खास फोकस रहेगा, कितने कैमरों से पैनी नजर रखी जाएगी और उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक और आगे तक जहां तक भी कांवड़ यात्रा जाती है उस पूरे जो रोड मैप है वो कहीं ना कहीं आज तैयार किया जाएगा। जिस तरीके से अधिकारियों ने तैयारी की है उन तैयारियों की समीक्षा बैठक यहाँ पर करेंगे। इसी के साथ ही सहारनपुर मंडल की बात हो, मेरठ मंडल की बात हो, आगरा मंडल की बात हो, अलीगढ़ मंडल की बात हो, मुरादाबाद मंडल की बात हो, वहाँ के जो तमाम कमिश्नर हैं या IG हैं या DIG हैं वो तमाम यहाँ पर मौजूद रहेंगे। जबकि बाकी और जो अधिकारी हैं DM या SSP SPs हैं वो वहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। तो आज इन दोनों अधिकारियों का यहाँ पर आना इस बात को दर्शा रहा है कि कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार कितनी गंभीर है, किस तरीके से अपने 2 अधिकारियों को यहाँ पर भेजा है, किस तरीके से तैयारियां पूरी कर ली जाए और कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही जो तैयारियां हैं वो पूरी करके एक पूरा चार्ट बनाकर लखनऊ भेजा जाएगा, जिस पर खुद मुख्यमंत्री भी ये देखेंगे कि हाँ इस बार ये रूट रहेगा, ये व्यवस्थाएं रहेंगी, यहाँ जो मेन पॉइंट है वो रहेंगे। योगी सरकार में हर सावन में कोरोना को छोड़ दिया जाए सनुज, तो यही देखा गया है कि धूमधाम से कांवड़ यात्रा निकलती दिखाई देती है, एक रूटीन सा लगता है। इस बार कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग है रूट को लेकर के। देखिए, रूट थोड़ा सा इस बार अगर मेरठ शहर की बात करें तो मेरठ शहर से जो कांवड़िए जाते हैं दिल्ली रोड होते हुए, कुछ कांवड़िए बाईपास से निकल जाते हैं, कुछ लोग शहरी क्षेत्र से होते हुए जाते हैं। चूंकि यहाँ मेट्रो का रैपिड का काम चल रहा है तो ऐसे में दोनों अधिकारियों के सामने रोड मैप रखा जाएगा कि इस बार कांवड़ यात्रा को क्या इसी रास्ते से निकाला जाएगा, क्या सारे कांवड़िए बाहर की तरफ से जाएंगे या अंदर की तरफ से जाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि इस बार CCTV कैमरों की जो पैनी नजर है वो ज्यादा रखी जा रही है, उनकी संख्या और ज्यादा बढ़ाई जा रही है। और इसी के साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2 तमाम जिले हैं जहां से शिवभक्त कांवड़िए गंगा जल लेकर हरिद्वार से शिवालयों की तरफ बढ़ते हैं, उन रास्तों पर सुरक्षा के बेहतर और पुख्ता इंतजाम। और इस बार ये बताया जा रहा है कि कई और जगह जो कांवड़ियों का भव्य और दिव्य स्वागत करने की तैयारी पूरी तरीके से योगी सरकार करेगी। और उसी को लेकर जो दोनों अधिकारी हैं DGP और प्रमुख सचिव गृह आज यहाँ पर अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। पूरा जो प्लान है आज वो पूरा प्लान यहाँ पर तैयार कर लिया जाएगा। ये जानकारी मिल रही है कि दिल्ली और उत्तराखंड के कुछ अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं, यानी उत्तराखंड से लेकर UP से होते हुए जो शिवभक्त कांवड़िए दिल्ली जाते हैं तो किसी रास्ते में शिवभक्त कांवड़ियों की राह में कोई रोड़ा ना अटके, कोई कांवड़ियों को दिक्कत ना हो। इसको लेकर आज जो तमाम तैयारियों की समीक्षा की जाएगी, तमाम निर्देश दिए जाएंगे और अधिकारियों ने क्या क्या तैयारी की है
आज वो दोनों अधिकारियों के सामने रखी जाएंगी और इसके बाद पूरी तरीके से एक प्लान तैयार कर लिया जाएगा कि शिव भक्त कांवड़िए जब उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करें तो पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया जाए। मुख्यमंत्री या डीजीपी या कोई और बड़े अधिकारी में पूरे जब देश कांवड़ से यात्रा कांवड़िए शुरू आते होगी, हैं तो हेलीकॉप्टर और से राजधानी दिल्ली से होके मेरठ ही वो हब है जहां से आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारे जानकारी दे रहे थे सहयोगी सनुज, शुक्रिया उनका। बिजनौर में खबर ये मिल रही है कि खुलेआम सड़क पर बाघ दिखा, राहगीरों ने किसी तरीके से अपनी जान बचाई। बाघ दिखने से दहशत का माहौल पूरी कॉलोनी में है। कालागढ़ के इंटर कॉलेज के पास से ये वीडियो सामने आया, ये देखिए आप। रेजिडेंशियल एरिया है, कॉलोनी है और ये रोड क्रॉस करता बाघ देख करके लोगों के होश फाख्ता हो गए। तो बिजनौर से ये तस्वीर, ये सीसीटीवी फुटेज, हालांकि ये वीडियो है, लोगों ने वीडियो बनाया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।